What's up guys? I hope you are doing well. ये वीडियो स्टूडेंट लॉकडाउन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसे करें कि रेलवे एग्ज़ाम में जीके प्रिपेयर हो जाए। देखते हैं एसपीडी का पेज 3। ये है एसपीडी का पेज 3, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था भारत के पड़ोसी देश, ये वाला कॉलम हमने कंप्लीट किया था। आज देखते हैं पृथ्वी एक परिचय, फिर देखेंगे ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? व्यास यानी त्रिज्या का दुगना। ये है गोलाभ या फिर गोला या फिर पृथ्वी, ठीक है। इसको अगर बीच में से काटते हैं तो ये होती है भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा 0 डिग्री। तो ये विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास, अगर पृथ्वी को गोलार्ध को वर्टिकली काटते हैं तो ध्रुवीय व्यास है 12,700 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो परिधि है, ध्रुवीय परिधि, वो है 40,008 किलोमीटर, ठीक है। और विषुवतीय परिधि वो है 40,076 किलोमीटर, ठीक है। ये तो होगी विषुवतीय परिधि और ये है ध्रुवीय परिधि। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कम होता है, विषुवतीय व्यास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा होता है? 42 किलोमीटर ज़्यादा है विषुवतीय व्यास। वैसे ही हमने देखा था जो ध्रुवीय परिधि है वो होती है 40,008 किलोमीटर, और जो विषुवतीय परिधि होती है वो होती है 0076 किलोमीटर, ठीक है। 40,076 किलोमीटर। तो इसमें भी ध्रुवीय व्यास जैसे कम था विषुवतीय व्यास से, वैसे ध्रुवीय परिधि भी कम है। इसका कारण है पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ से पृथ्वी चपटी है, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृति गोल नहीं होकर ओवलेट स्फेरॉइड, इसका मतलब है पृथ्वी चपटी है कहाँ से? ध्रुवों पर, ठीक है। इस कारण ध्रुवीय परिधि और ध्रुवीय व्यास कम है विषुवतीय व्यास और विषुवतीय परिधि से, ठीक है। पृथ्वी पर जो जल का भाग है वो है 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हम आगे देखेंगे जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है, उसका घनत्व कितना होता है? 3.3, ठीक है। ये आगे देखते हैं पूरा जो क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, और शुक्र और अरुण जो हमने देखे थे, शुक्र और अरुण, इनकी जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व और शुक्र और अरुण करते हैं पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसे परिभ्रमण भी कहते हैं।
दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। परिक्रमण जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण कहते हैं। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। ये गोलार्ध है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ से पृथ्वी की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम किधर है? इधर। इसका मतलब है ये पश्चिम गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी गति करती है। तो गति कैसे करेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक ये डायरेक्शन 1 घंटे में कवर करेगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। जैसे कि ये पृथ्वी है, इसका जो झुकाव है, इसका मतलब जो विषुवतीय रेखा है वो ऐसी होगी, और जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे ना होकर यहाँ होंगे 23.5 डिग्री। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये देखते हैं हम एक डायग्राम से। यह है सन, यह सन, यह है गोलार्ध यानी पृथ्वी। सन बड़ा होता है, इसमें तो बड़ी पृथ्वी बन गई, ठीक है, समझ लेना। ये झुकाव है 23.5 डिग्री, जो झुकाव है पृथ्वी का, गोलार्ध का, और ये है विषुवत रेखा, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन होगी तो सन की जो किरणें हैं वो कहाँ पड़ेगी? दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। ये तो है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। और अगर यहाँ पे बनाएंगे हम गोलार्ध को, ये है, तो ये है विषुवत रेखा। तो इस डायरेक्शन में किरणें होगी, तो ये डायरेक्शन में होगी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की किरणें, ठीक है। तो इसके कारण पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वो चमकदार होगा। और एक डायरेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ये वाली। तो इस डायरेक्शन में पृथ्वी की जो ये डायरेक्शन, ये थोड़ा गलत हो गया, ये है विषुवत रेखा। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो सन की किरणें होगी उत्तरी गोलार्ध में। अब इसमें देखते हैं एक डायरेक्शन और, ये विषुवत रेखा, और सन की किरणें पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है। भारत की स्थिति हम मतलब डिस्क्राइब की थी, तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में, इसका मतलब यहाँ पे। तो भारत की स्थिति एक पॉइंट से मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ये वाली स्थिति, ठीक है, ये वाली, और इसमें भी ये हल्की सी, ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पे भारत की स्थिति है। इस डायरेक्शन में चमकदार जो पार्ट होगा वो होगा दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में,
और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का टाइम होगा। इसका मतलब 22 दिसंबर। और ये वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी सर्दी होगी। इसका मतलब जो ऋतु ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं तो इसी वजह से हो रहे हैं, वो पृथ्वी के झुकाव के कारण। ऋतु परिवर्तन कैसे कहाँ पे हो रहे हैं? जैसे कि इस डायरेक्शन को देखेंगे हम, तो सन की किरणें पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और इस टाइम पे भारत की स्थिति यहाँ पे है ना, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, डायरेक्ट चमकदार जो पार्ट है वो यही हो रहा है। तो इस टाइम पे भीषण गर्मी का टाइम होगा, जो 21 जून का होता है। जो गर्मी होती है ना, वो टाइम यहाँ पे होगा। और यहाँ पे होगा सितंबर का टाइम। एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा होगा। 22 दिसंबर जो सर्दी का टाइम है, इसका मतलब सन की जो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में चमक पड़ रही है, सूर्य की जो किरणों की चमक, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा कम है। तो इस टाइम पे सर्दी का टाइम, ऋतु परिवर्तन है। और इधर है उत्तरी गोलार्ध में, इसका मतलब ये है उत्तरी गोलार्ध का। यहाँ पे जो गर्मी होगी। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर 22 दिसंबर में के दिन सर्दी है तो दक्षिणी जो गोलार्ध है उस डायरेक्शन में गर्मी होगी, ठीक है। 22 दिसंबर को गर्मियों का दिन होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी की जो भूपर्पटी क्रस्ट है, ठीक है, जो ऊपरी पार्ट है क्रस्ट, पृथ्वी का ऊपरी पार्ट, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन। ओके। पृथ्वी गोल है कहा था किसने? पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शेल कहलाता है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? इसको और एक होता है मैग्मा, ये चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है। और मैग्मा का जो पृथ्वी की सतह पर आना, वही तो होता है लावा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जो मैग्मा का जो पिघला हुआ रूप है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप, वो पृथ्वी पर लावा के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए मैग्मा को ही लावा भी कहते हैं। मैग्मा होता है वो पृथ्वी के बाहर अगर आएगा उसको कह देंगे लावा। हो जाएगा ना? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को, अपसोर के दरमियान। और पृथ्वी और सूर्य के न्यूनतम जो दूरी है वो होती है 3 जनवरी को। इसको हम याद रख सकते हैं, जैसे कि पेरी हेलियन,
ठीक है, इसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उपसर्ग बोलते हैं, हिंदी में सॉरी, उपसर्ग का इंग्लिश मीनिंग है पेरिहेलम। तो उसको याद कैसे रख सकते हैं? प्रेसिडेंट यानी पी, जो पेरिहेलियम का पी हो गया ना, प्रेसिडेंट क्लोज टू उपराष्ट्रपति। उप यानी उपसोर हो गया, पी यानी हो गया पेरिहेलियम, और प्रेसिडेंट क्लोज है उपराष्ट्रपति के, क्लोज। ठीक है, याद रहेगा ना? ऐसे कुछ भी टोट के लगाना। क्लोज है, इसका मतलब 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होगी, और इसका विपरीत है अधिकतम दूरी, 4 जुलाई को। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा वो एफसाइड रेखा कहलाती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान वो होता है 1/81। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका होता है, जो एक महाद्वीप है। ठीक है, हिमखंड अंटार्कटिका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा, क्रोड। हमने देखा था क्रस्ट, जो ऊपरी पार्ट पृथ्वी का होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं, वही तो होती है सियाल। ये है पृथ्वी। ठीक है, ये ऊपरी परत हो गई। ये सबसे सेंटर वाली परत होगी, केंद्र की परत। ऊपर ये इसे क्रस्ट बोलते हैं। इसका मतलब सियाल, जो हमने क्या था वो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी हुई है ना, सियाल, सीमा और क्रोड। तो सियाल तो है ऊपर वाली पॉइंट, इसको बार बनाता हूँ मैं, ये सियाल। और उसके जो सियाल है ऐसा ही सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। और दूसरी है सीमा, ये वाला पार्ट, सीमा, MG, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और सेंटर वाला पार्ट है निफे का, निफे, निकल और आयरन। सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रोड निफे जिसे बोलते हैं। ठीक है, निकल और आयरन। और जो सियाल है वो लगभग 300 किलोमीटर है, जो ऊपरी परत है ना सियाल की वो 300 किलोमीटर है, और जो सीमा है वो 2000 किलोमीटर है। और इनकी जो डेंसिटी है वो है, सियाल की है 2.9 किलोग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सीमा की है 2.9 से लेकर 4.7 तक। और बचा हुआ क्या है निफे, उसकी है 4.7 से
11 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। जो सियाल में ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है, हमें मालूम है। उसकी डेप्थ 300 किलोमीटर है। महाद्वीप का निर्माण सियाल से माना जाता है। ठीक है, जो महाद्वीप बने हुए हैं उनका निर्माण सियाल से माना जाता है, क्योंकि सियाल का जो ऊपरी परत, वहाँ पे सिलिकम और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है। और जो सीमा है, ये वाला जो सीमा, ठीक है, इस वाले पार्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, जो जिसकी मोटाई 2000 किलोमीटर है। नीफे में निकल और आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जो पृथ्वी के केंद्र पर है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड नीफे कहलाती है, जो हमने देखा है। क्रोड बना हुआ है किसका? लोहा और निकिल से। ठीक है, नीफे निकिल तो हो गया ये, और फेरस लोहा हो गया। सियाल बना है सिलिकॉन एल्यूमिनियम SiAl। ठीक है, सीमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। पृथ्वी का सुरक्षा वोल्व है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो फटता है ना, तो उसमें से लावा बाहर निकलता है। अब सुरक्षा वाल्व क्या है? जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और दाब कम हो जाता है। अगर ऐसा ना हो ना, तो ये गोला फूट जाएगा। वो सुरक्षा वॉल्व की वजह से इसका प्रेशर में डिक्रीज दिखाई देता है। जो इंक्रीज हो जाता है ना, ज्वालामुखी फटकर पृथ्वी के वॉल पर लावा जो आ जाता है, मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी में कई प्रकार की गैसें निकलती है, ऐश निकलती है, राख जिसे बोलते हैं। पृथ्वी की बाह्य भित्ति का उप परिभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टेनोस्फेयर। इसको देखते हैं। एस्टेनोस्फेयर ये पृथ्वी है। इसका ऊपरी प्लेट जिसे कहते हैं, ये प्लेट, ऊपरी प्लेट ये है, इसे बोलते हैं लिथोस्फेयर। स्थल मंडल जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके निचली जो परत है, ये वाली, जो परत है ना, इसे बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। और जो ये प्लेट्स है, ऊपर की प्लेट्स, अगर एस्थेनोस्फेयर जो है उसकी जो तरलता ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। अगर इसी के कारण जो प्लेट्स टकराती है आपस में, तो भूकंप आते हैं। उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। वो होता है एस्थेनोस्फेयर के कारण। प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आते हैं। और जो ऊपरी परत है, जो प्लेट है, वो है स्थलखंड, लिथोस्फेयर, जिसकी मोटाई होती है 16 किलोमीटर। हम बोल सकते हैं एक प्लेट जो है वो 16 किलोमीटर की है, ये आपस में टकराएगी। ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स, जो बोलते हैं प्लेट की हलचल बोल सकते हैं हम।
ओके। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन वो होता है 21 जून। और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। हम जानते हैं 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है, जिसे कहा जाता है बड़े दिनों की छुट्टियां जो होती है इसके बाद 1 दिसंबर 31 दिसंबर तक तो होता है, वो भारत में होता है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन माना जाता है। माना क्या जाता है, होता है 21 जून को भारत में। भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। और उसी वक्त 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब ये है, वो डायग्राम्स था ना, वहाँ से देखते हैं। ये जो सन की किरणें पड़ रही है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सबसे बड़ा दिन होगा, वो है 22 दिसंबर। ठीक है ना। और उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे भारत की स्थिति है, वहाँ पे 22 दिसंबर को क्या होगा, छोटे दिन होंगे। समझ में आया। दक्षिणी गोलार्ध में तो होगा बड़े दिन 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में होंगे छोटे दिन। अब दक्षिण में, अब 22 दिसंबर को बड़े दिन कहाँ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, मकर रेखा जहाँ से गुजरती है वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका का जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका देश। ठीक है, उस डायरेक्शन में 22 दिसंबर बड़े दिन होंगे। और भारत की जो उत्तरी गोलार्ध में है, उस जगह पे 22 दिसंबर को छोटे दिन होंगे। इसका मतलब यही है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होगा, और सबसे छोटा दिन होगा कब, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। इसी वक्त 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में अगर लंबा दिन है, तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं कब, 23 दिसंबर और 31 मार्च को। जो दिन और रात बराबर होते हैं ना, इसका मतलब जो पृथ्वी ये है और ये सन है, ओके, इसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ेगी डायरेक्ट विषुवतीय रेखा पर। ओके, तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। और जब सूर्य की ऊपरी दिशा में जाता है, सॉरी, जो पृथ्वी नीचे घूमते हो इसके चक्कर लगाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो पृथ्वी अगर नीचे आएगी तो वो वाला डायग्राम हो जाएगा ये। हम सन को थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, वो छोटा तो होता है नहीं, पर छोटा बनाते हैं ये। ठीक है, ये है, ये तो सन है और ये है पृथ्वी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन। और एक डायरेक्शन हो गई, इधर ही बना देता हूँ, ये है, और सन की स्थिति ऊपर है। ठीक है, यह है विषुवतीय रेखा। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। सन की किरणें कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में, इधर है दक्षिणी गोलार्ध में, जो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस दिन जो ये सन की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अगर पड़ रही है, तो इधर गर्मियाँ होगी। ठीक है, ये स्थिति होती है 3 जनवरी को, जिस दिन भारत में सर्दियाँ होती है। ठीक है, और ये हमने स्थिति पढ़ी भी थी, उपसौर जिसे कहा जाता है।
और अपसोर का इसका उपसोर का मतलब हो गया 3 जनवरी, ये स्थिति हो गई। ओके। और जो अपसोर है वो स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध में, सन की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी और इस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होगी और भारत की जो वो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो 4 जुलाई को हो जाएगा अपसोर। तो ये जो सन और अर्थ की जो दूरियां हैं वो मैक्सिमम होगी इस टाइम पे। ओके। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और ये है चंद्रमा, इनके बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो ये सन है, ये अर्थ है, पृथ्वी, और ये है मून। सन की किरणें पड़ती है अर्थ पे तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अंधेरा। पृथ्वी जब मून को देखती है ना इस टाइम पे, तो मून दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और अगर सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या स्थिति हो गई? सूर्य और ये पृथ्वी, इसके बीच में ये चंद्रमा आ गया, ये पृथ्वी। तो सूर्य की किरणें पड़ेगी मून पर, चंद्रमा पर, तो ये चमकता हुआ दिखा देता है। ये स्थितियां हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है कितना? 57%। और जो बाकी का भाग है वो पृथ्वी से नहीं देखा जाता, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य की ओर चक्र जो परिक्रमा लगाते हैं। चंद्रमा तो उस डायरेक्शन में कभी भी जो 57% भाग चंद्रमा से दिखाई देता है। तो 3 जनवरी 2019 को जो चेंगी 4 था, चेंगी 4 मिशन था चाइना का, वो लैंडर पर चंद्रमा के पिछले तरफ जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता लैंड हुआ था 3 जनवरी 2019 को चेंगी 4 का लैंडर चंद्रमा के पिछले तरफ जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता लैंड हुआ था, उसकी जो जांच पड़ताल के लिए। ठीक है। चाइना ने चेंगी 4 मिशन भेजा था। ओके। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। जो 40,000 वर्ष से अधिक की जो गणनाएं होती है वो की जाती है यूरेनियम विधि और पोटेशियम आर्गन विधि, इस विधि द्वारा। ठीक है। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। ओके। इसका मतलब है ये गोलार्ध है, ये 0 डिग्री है। उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश 30 डिग्री से ये, और ये है 40 डिग्री। तो ये वाली जो स्थिति है इसे अब हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पे सर्वाधिक वनों की जो होती है, सर्वाधिक वर्षा भी यहीं होती है। और भारत की स्थिति यहाँ पे। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में। अब इसे अक्षु अक्षांश इसलिए कहा जाता है, जो प्राचीन काल में यूरोपीय यात्री जहाज पर घोड़ों को लेकर यात्रा करते थे, इन अक्षांश को पार करते समय
जैसे ये 30 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश को पार करते समय जब जहाज़ का वज़न ज़्यादा हो जाया करता था ना, तो इन घोड़ों को, जो घोड़े जहाज़ पर चढ़ाए जाते थे, उनको फेंक दिया जाता था समुद्र में, उनको फेंक दिया जाता था। इसके कारण जहाज़ में जो वज़न है वो कम हो जाता था और जहाज़ डूबने से बच जाते थे। ठीक है, तो इसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, जो ये क्षेत्र होता है यहाँ पे उच्च दाब के कारण पृथ्वी, जो जहाज का वज़न ज़्यादा हो जाता है ना, तो जो हॉर्स को लेके घूमते हैं ये, तो उस हॉर्स को, प्राचीन काल की बात है, जब प्राचीन काल में जहाज में वज़न ज़्यादा हो जाता है तो इनको, जो हॉर्स है, इनको बाहर फेंक कर समुद्र में, ठीक है, तो वज़न कम हो जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं वो कितनी होती है? 180, 360। 180 नहीं, 181 होती है। वो कैसे? ये गोलार्ध है, ये विषुवतीय रेखा है। यहाँ से ये अक्षांशीय रेखा है, ये 90 डिग्री का पोल, जो हम उत्तरी दक्षिण, उत्तरी जो ध्रुव कहते हैं जिसे, यहाँ से 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं नीचे भी होती है। तो 90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं ये, 90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं ये, तो 90 90 प्लस, और एक होती है विषुवतीय रेखा, तो 90 + 90 + 1, ये हो गया 181। तो 180 तो होती है अक्षांश रेखा और एक रेखा होती है विषुवतीय रेखा। तो टोटल रेखाएं होती है 181 और 360 होती है देशांतर रेखाएं, जिनमें से 358 रेखाएं होती है और जो 2 रेखाएं बची हुई है वो होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ओके, जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, और होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ओके, ये अक्षांश जो 180 डिग्री है, इसको मैप में मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये 0 डिग्री लाइन तो ये वाली है, ठीक है, जिसे ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। और जो ये अलास्का से ये डायरेक्शन इधर है, ये अलास्का दिखाई दे रहा होगा अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका जिसे बोलते हैं ये, ठीक है, ये होगी 180 डिग्री वाली, ये होगी 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ये थोड़ी जिगजैग में है, अब क्यों है उसको आगे देखते हैं हम। और 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये, ठीक है, और हमने पढ़ा था एक देशांतर रेखाओं के बीच में जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का। ओके, ये रशिया हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर से ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। ओके, थैंक्स। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय जो बचा हुआ है SPD थर्ड का, SPD पेज 3 का, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।